वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 21 अप्रैल 2022 है, तो आइए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल ईपीसीजी स्कीम के बारे में है, जिसका फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अभी हाल ही में इसके कुछ नॉर्म्स को रिलैक्स कर दिया है, यानी कि इस स्कीम को थोड़ा आसान बना दिया है अंडर एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम। यहां पर देखिए जो प्रोसीजर्स है उनको ईज किया गया है ताकि कंप्लायंस रिक्वायरमेंट को थोड़ा कम किया जा सके और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को थोड़ा बढ़ावा मिल सके। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ये स्कीम है। इसके माध्यम से हम कैपिटल गुड्स के इंपोर्ट को प्रमोट करते हैं या फैसिलिटेट करते हैं या उसे आसान बनाते हैं। कैपिटल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम किसी अन्य गुड को बनाने में करते हैं या फिर किसी सर्विस को प्रोड्यूस करने में इस प्रकार के कैपिटल गुड्स की आवश्यकता पड़ जाती है, जिसमें हैवी मशीनरी शामिल होती है। अगर हमारे पास अच्छी क्वालिटी के कैपिटल गुड्स होते हैं तो इससे मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है, क्योंकि हम बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग कर पाते हैं। इसीलिए कोशिश ये की जाती है कि ऐसे लोग जो किसी दूसरे देश से बड़ी मशीनरी लाना चाहते हैं भारत में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए, उनके लिए ऐसी मशीनरी को इंपोर्ट करना आसान हो। एंड दैट इज द रीजन कि उन्हें ड्यूटी फ्री जो इंपोर्ट है वो अलाउ किया जाता है। वो अपना जो कैपिटल गुड है उसे इंपोर्ट कर सकते हैं बिना कोई ड्यूटी पे किए, लेकिन उन्हें कुछ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस फुलफिल करने होंगे। मतलब अगर आप किसी हैवी मशीनरी को इंपोर्ट कर रहे हैं कि हम प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, तो फिर आप प्रोडक्शन करिए और उसके बाद उसका एक्सपोर्ट भी करिए। इसका कंपल्शन आपके ऊपर रहेगा। बाकी आप मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं तो ड्यूटी मत दीजिए, कोई बात नहीं है। उसे ही कहा जाता है एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। तो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन में बेसिकली क्या होता है, आप 6 सालों में जो मशीनरी ले रहे हैं कैपिटल गुड प्रोड्यूस करने के लिए, जो कैपिटल गुड्स आप बेसिकली मंगा रहे हैं किसी दूसरे देश से, उसमें आपको कोई ड्यूटी नहीं देनी पड़ रही है। तो जो ड्यूटी आप बचा रहे हैं उसका 6 गुना वैल्यू का आप एक्सपोर्ट करिए उस कैपिटल गुड का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करने के बाद। सपोज करिए कि आपने एक बड़ी सी मशीन मंगाई, ठीक है, और 6 साल में आपने ऐसी 6 मशीन मंगाई जिसके जरिए आपने 1000 रुपए ड्यूटी बचा ली। नहीं तो आपको 1000 रुपए ड्यूटी पे करनी पड़ती है अगर आप प्रॉपर ड्यूटी देते तो आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप 6 सालों में 6000 रुपए का जो आइटम है वो इस मशीनरी का इस्तेमाल करके प्रोड्यूस करिए और इसे एक्सपोर्ट भी करिए। प्रोड्यूस चाहे आप ज्यादा करिए, लेकिन कम से कम 6000 का आपको एक्सपोर्ट करना होगा, जिनमें से 50% तो आपको 4 सालों में प्रोड्यूस करना होगा। बाकी 50% आप 2 साल में कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने 5.5 साल कुछ भी नहीं किया और फिर आप बाकी के 6 महीनों में 6000 का जो एक्सपोर्ट है उसको ले दे के कर दें। ये नहीं चलेगा, आपको एक इवन वे में एक्सपोर्ट करना होगा। तो मतलब आप इंपोर्ट कर रहे हैं बिना ड्यूटी दिए, तो फिर आप एक्सपोर्ट पे ध्यान दीजिए। यही कुल मिला के स्कीम का ऑब्जेक्टिव है। कुछ ईज जो की गई है वो ये है कि जो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस हैं उनके लिए आपको प्रॉपर रिपोर्ट पे करनी होती है, रिपोर्ट देनी होती है। तो वो रिपोर्ट पहले 30 अप्रैल को देनी होती थी बेसिकली। अब उसकी टाइम लिमिट को बढ़ा के 30 जून कर दिया गया है। 30 जून तक रिपोर्ट दी जा सकती है। उसके बाद अगर कोई डिले करता है तो 5000 रुपए का फाइन देना पड़ेगा। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन में भी ये कहा गया है कि एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन जो आप फॉलो कर रहे हैं ताकि आप ड्यूटी फ्री कैपिटल गुड का इंपोर्ट कर सकें, उसके लिए अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए कि आप इस स्कीम में बने रहना चाहते हैं और आपको अब एक्सटेंशन लेना होगा, तो पहले एक्सटेंशन लेना आपको विद इन 90 डेज करना होता था। लाइक आपका जो टर्म है वो खत्म होने वाला है तो एक्सपायर होने के 90 दिन के भीतर आपको लेना होता था। यहाँ पे अब 6 महीने का टाइम पीरियड दे दिया गया है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो 10,000 रुपए की लेट फी पे करनी होगी। तो कुछ ईज दे दी गई है इस स्कीम के तहत। यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव्स हैं ओनली आईएएस के 2022 के लिए। 2022 का प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स, जिसके जरिए आप शॉर्ट में अपनी तैयारी कर सकते हैं। फर्दर यूपीएससी सीसैट एक्सपर्ट प्रोग्राम सीसैट की तैयारी के लिए, और लास्ट माइल लीप प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज। इन तीनों में से जो भी प्रोग्राम आपके काम का है यू कैन ज्वाइन। जिसके लिए जानकारी इकट्ठा करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे या फिर मेल कर सकते हैं यहाँ पर। सभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कोंगू चोला एरा के हीरो स्टोन्स के बारे में है। आर्कियोलॉजिस्ट जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं इस प्रकार के डिस्कवरी में, उन्होंने हाल ही में 3 हीरो स्टोन्स खोजे हैं। बताया जा रहा है कि ये 11वीं और 12वीं शताब्दी के हो सकते हैं, जो कि कोंगू चोला के रूल के दौरान के पॉसिबली हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट में इनको खोजा गया है। इन हीरोज में से जो 3 स्टैचूज मिले हैं उनमें एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि थलाईबली सिरपम जी का है।
यहाँ पर इस स्कल्पचर में बेसिकली वो 2 तलवारों से खुद को सेक्रीफाइस कर रहे हैं एक रिचुअल के दौरान, और उसी को इस स्टोन में डिपिक्ट किया गया है। तमिलनाडु में जो हीरो स्टोन्स हैं वो मेमोरियल्स हुआ करते थे जिन्हें इरेक्ट किया जाता था पुराने समय में, ऐसे हीरोज के लिए जिन्होंने या तो युद्ध में अपनी जान गंवा दी या फिर वो कैटल रेड्स में अपनी जान गंवा देते थे। कैटल रेड्स मतलब कि मवेशियों के लिए रेड करना, हमला करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा होता था उनके जीवन का, क्योंकि कैपिटल जो होता था यानी कि मवेशी सोर्स ऑफ वेल्थ होते थे। तो आसपास के कबीलों में जो भी गाय भैंस बकरियां हैं, रेड करके उन्हें पकड़ के लेके आ जाते थे आसपास के जो ट्राइबल क्लैंस होते थे वो। और इस दौरान जो दूसरा क्लैन होगा या फिर जो ग्रुप होगा वो प्रोटेक्ट करेगा उनको, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। इन दैट केस किसी व्यक्ति के जान जाने की पूरी संभावना रहती थी। कुल मिला के काइंड ऑफ एक छोटी सी बैटल हो जाती थी। तो पाश्चरल सोसाइटी का काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा होता था कि कैटल्स के लिए रेड करना। तो उस दौरान भी कई सारे लोग अपनी जान गंवाते थे और उन्हें उनकी कम्युनिटी के लोग हीरो का दर्जा देते थे। इनफैक्ट संगम लिटरेचर्स में भी कहते तो ये हैं कि इस प्रकार के हीरो स्टोन्स को बनाने की शुरुआत तो आयरन एज या उसके पहले ही शुरू हो गई थी। संगम लिटरेचर्स में भी इस प्रकार के हीरो स्टोन्स का जिक्र है जिनको लोग ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप मानते थे। तोल्काप्पियम में भी हीरो स्टोन्स के इरेक्ट करने के प्रोसीजर के बारे में जानकारी है। हीरो स्टोन जो संगम एज में बनाए जाते थे उसमें बेसिकली कोई पिक्चर तो नहीं होती थी। तमिल या ब्राह्मी में इंस्क्रिप्शंस होते थे जिसमें उन हीरोज के बारे में लिख दिया जाता था। लेकिन संगम एज के बाद जो इरेक्शंस किए गए वहां पे स्कल्पचर्स भी दिए जाने लगे, मतलब इमेजेस ड्रॉ की जाने लगी जो भी डिस्क्रिप्शन होता था उसके साथ साथ। जो पोस्ट संगम एज के हीरो स्टोन्स हैं बेसिकली पल्लव पीरियड के, वो बड़ी संख्या में हमें ऐसे रीजन्स में मिलते हैं जहां पर पहले मवेशियों को पाला जाता था। ये जो हीरो स्टोन्स होते थे इनमें इंस्क्रिप्शंस, हीरोज के नाम और या फिर उनकी इमेज, उसे भी डिपिक्ट किया जाता है। कोंगू चोलास की बात करें तो एक हाइपोथेसिस है कि कोंगू चोलास जो कंदरादित्य थे उनके डिसेंडेंट्स हुआ करते थे। कंदरादित्य जी 950 से 947 के बीच में थे और ये परिंतक चोला वन के बेटे थे। इंपीरियल चोला लाइन जो मेन चोलास का पूरा शासन था उसमें ये परिंतक चोला वन के बेटे हुआ करते थे। उन्हीं के डिसेंडेंट्स के तौर पे कोंगू चोलास आते हैं। इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हमारे पास है नहीं, लेकिन कंदरादित्य जो राजकिशारी पेरुवल्ली इंस्क्रिप्शन है वहां पर कोंगू चोलास के बारे में जानकारी मिलती है और वही इस पूरे हाइपोथेसिस का बेसिस भी है। पहले कोंगू चोला रूलर के तौर पे वीर चोल वन को रिकॉग्नाइज किया जाता है जिनका शासन 1942 से 1980 के बीच में था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ईस्ट तिमोर के बारे में है। ईस्ट तिमोर जिसे तिमोर लेस्ते भी कहा जाता है, जो एशिया की यंगेस्ट डेमोक्रेसी मानी जाती है, अभी वहां पे सेकंड और फाइनल राउंड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए, दैट्स व्हाई ये न्यूज में आया। मैप में देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में यहां पर आपको मिलता है ईस्ट तिमोर। बड़े मैप पर आइए, ये पूरा देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल नॉर्थ में, इनफैक्ट नॉर्थ वेस्ट में ये तिमोर आइलैंड है। इसके आधे हिस्से पे यानी कि ईस्टर्न ओर में ईस्ट तिमोर नाम का देश है। बाकी जो इसका वेस्टर्न पार्ट है वो तो बेसिकली इंडोनेशिया का ही है। तो जो इसका वेस्टर्न पार्ट है वो तो इंडोनेशिया का पार्ट हो जाता है। ईस्टर्न पार्ट में ईस्ट तिमोर है। ये साउथ ईस्ट में तिमोर सी से, नॉर्थ में वेटर स्ट्रेट से, नॉर्थ वेस्ट में ओम्बाई स्ट्रेट से और एक हिस्सा इसका पश्चिमी में वेस्टर्न तिमोर से घिरा हुआ है। तो वेस्टर्न तिमोर इंडोनेशिया का है जैसा कि मैं आपको पहले बता दिया। तो जो तिमोर ईस्ट तिमोर है वो बेसिकली ईस्टर्न हाफ पार्ट है तिमोर आइलैंड का। आधे पे ये देश है, आधे पे इंडोनेशिया का पार्ट है। 1500 स्क्वायर किलोमीटर का इसका पूरा एरिया है। आप इजराइल से थोड़ा छोटा इसको बोल सकते हैं। 1.3 मिलियन की पॉपुलेशन है, यानी कि 13 लाख लोग यहाँ पे रहते हैं। प्रीडोमिनेंटली रोमन कैथलिक्स हैं यहाँ पर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हेल्थ स्टार रेटिंग के बारे में है। फसाई फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये बोला कि अब वो एक ऑप्ट कर रहे हैं मॉडल जहां पर कोई भी पैकेज मटेरियल होगा, फूड आइटम होगा, उसके फ्रंट पे स्टार्स दिए जाएंगे, ऐसे स्टार्स। हेल्थ स्टार रेटिंग 0.5 से ये स्टार 5 तक होंगे, जिससे पता चलेगा कि वो जो आइटम है खाने वाला वो कितना हेल्दी है। लेकिन जो कई सारी स्टेक होल्डर्स या पार्टीज हैं वो कहते हैं कि इससे जो बायर बिहेवियर है वो बदलेगा नहीं, क्योंकि जो फसाई ये कर रहा है वो एविडेंस बेस्ड नहीं है। वो सच में ये पता कर नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली में वो आइटम हेल्दी है या नहीं। फरवरी 2022 में फसाई ने ये कहा कि हम हेल्थ स्टार रेटिंग का सिस्टम अपनाएंगे। शुरू में तो ये वॉलंटरी होगा, यहाँ पे वही स्टार्स के नंबर्स दिए जाएंगे बेसिस पे कि उस आइटम में साल्ट, शुगर या फैट का कंटेंट कितना है। रेटिंग 1.5 से 5 के बीच में होगी। मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स इसके बाहर रखे जाएंगे। 2023 से तो ये वॉलंटरी होगा 4 सालों के लिए, लेकिन 4 सालों के बाद इसे कंपलसरी बना दिया जाएगा। यूके, चिली, मैक्सिको, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश इसको काफी लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं। औरोराज, अभी औरोराज ऑब्जर्व किए गए आइसलैंड में, तो काफी ज्यादा न्यूज में ये आया। औरोराज बेसिकली लाइट्स का डिस्प्ले होता है जो आपको आसमान में दिखेगा।
ये हमें मिलते हैं हाई लैटिट्यूड्स में, यानी कि आर्कटिक और अंटार्कटिक के रीजन में मेजरली ऑरोरास को देखा जाता है। आसमान उस समय बहुत ही खूबसूरत दिखता है। आपको कभी भी मौका मिले तो जाके जरूर देखिएगा। एंड जेन्युइनली स्पीकिंग आज तक मुझे तो मौका नहीं मिला, एंड आई विश कि मुझे मौका मिले देखने का ऑरोरास को। देखिए, इन्हें पोलर लाइट्स के नाम से भी पुकारा जाता है। दो प्रकार के ऑरोरास होते हैं, ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रालिस। साउथ में ऑस्ट्रेलिया है तो अंटार्कटिका के रीजन में जो ऑरोरा हमें दिखता है उसे ऑरोरा ऑस्ट्रालिस बोलते हैं, और नॉर्थ में दिखता है उसे ऑरोरा बोरियालिस बोला जाता है। आप इसे नदन या सदन लाइट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। क्यों ये आते हैं? हाई नदन लैटिट्यूड्स में और सदन लैटिट्यूड्स में ये ज्यादातर दिखते हैं। मिड लैटिट्यूड्स में कभी कभार दिख जाते हैं, और इक्वेटर के पास में तो बहुत रेयरली दिखते हैं। मतलब दिख जाए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट बहुत रेयर है ये। यूजुअली जो कलर होता है वो मिल्की ग्रीनिश होता है, जैसा कि आप इस इमेज में भी देख सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल ग्रीन कलर का ही ऑरोरा होता है, इनका कलर शो रेड, ब्लू, वायलेट, पिंक या व्हाइट भी हो सकता है। शेप इनका चेंज होता रहता है, तो ये खूबसूरत दिखते हैं। तो अब बात करते हैं कि ऑरोरास बनते क्यों हैं। सन से सोलर विंड्स निकलती हैं, जो इरप्शंस होते हैं वो काफी तेजी से पूरे यूनिवर्स में फैलते हैं, और सिमिलरली वो अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर से आके टकरा जाते हैं। जो अर्थ का हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उससे जब उनका कोलिजन होता है, तो जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इन सोलर विंड्स के साथ आते हैं वो हमारे अपर एटमॉस्फेयर में एग्जिस्टिंग ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के साथ कोलाइड कर जाते हैं या फिर टकरा जाते हैं। उनके टकराने से होता क्या है कि जो ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं ये काफी ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं, और इसके बाद जब ये वापस से अपनी नॉर्मल स्टेट में आते हैं तो फोटॉन्स रिलीज करते हैं, और थोड़ी सी एनर्जी भी, थोड़ी सी लाइट भी। लेकिन जब ये बर्स्ट बहुत बड़ी मात्रा में होता है तो ये फोटॉन्स इतनी बड़ी मात्रा में निकलते हैं कि वो लाइट हमारे लिए विजिबल हो जाती है, और उसी विजिबल लाइट को आप ऑरोरा बोलते हैं। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इतनी इनफ लाइट इमिट करने लग जाते हैं कि हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन हमारे मैग्नेटोस्फीयर से बहुत बड़ी मात्रा में टकराते हैं तो ये 100 से 400 किलोमीटर की रेंज में आपको दिख जाते हैं। अगर ये काफ़ी मैसिव हैं तो कम्युनिकेशन लाइन, रेडियो लाइन और पावर लाइन्स को भी प्रभावित करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ओपेक प्लस के बारे में है। व्लादिमीर पुतिन और रशियन जो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं, उन्होंने एक पैसिव असेसमेंट किया कि दुनिया भर में जो ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसे कैसे कंट्रोल किया जाए। ओपेक प्लस, ओपेक कंट्रीज जिसमें 13 देश आते हैं प्लस 10 और देशों का एक पूरा अलायंस है। तो ओपेक में आते हैं टोटल 13 देश, और वो 13 देश ये हैं: ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, सऊदी अरेबिया, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गैबॉन, इक्वेटोरियल गिनी, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अंगोला, वेनेजुएला। ये ओपेक के देश हैं, ठीक है। और यहाँ पर ओपेक कंट्रीज बेसिकली उन देशों का समूह है जो ऑयल को प्रोड्यूस करते हैं। 10 और देश जब इसमें जुड़ जाते हैं तो ये ओपेक प्लस बन जाता है, यानी कि अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान और सूडान। यहाँ पर देखिए रशिया भी ओपेक प्लस का हिस्सा है। 2017 से ही ओपेक प्लस के मेंबर्स के साथ मिलकर ऑयल के प्राइसेस को स्टेबलाइज करने का प्रयास करता रहा है। तो ओपेक को 1960 में बनाया गया था इराक के बगदाद में। तब 5 देश शामिल हुए थे: ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। ये एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। कोई भी देश इसका हिस्सा बन सकता है जो ऑयल का बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करता हो और इस ऑर्गेनाइजेशन के आइडियाज को फॉलो करने को तैयार हो। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के बारे में है। हर साल 18 अप्रैल को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। कॉमनली इसे वर्ल्ड हेरिटेज डे भी कहा जाता है। 18 अप्रैल को हर साल इसे मनाते हैं। 1982 में इसका प्रस्ताव रखा था इकोमॉस ने, यानी कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स ने। 1983 में यूनेस्को ने इसे अप्रूव भी कर दिया। इसके माध्यम से हम हिस्ट्री और कल्चर के बारे में जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनके संबंध में अवेयरनेस रेज करते हैं। इस बार की थीम रही हेरिटेज एंड क्लाइमेट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनाइटेड नेशंस और यूनेस्को दोनों मिलकर रिकॉग्नाइज करते हैं दुनिया में जो भी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो ह्यूमैनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनकी कल्चरल या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, उसे साइट के तौर पर रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है। यहाँ पर यह रिकॉग्निशन एडमिनिस्टर किया जाता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के द्वारा, जिसमें यूनेस्को के 21 मेंबर होते हैं जिन्हें जनरल असेंबली में से ही इलेक्ट किया जाता है। जो साइट है वो तो रहती लीगली उसी देश की है, लेकिन यूनेस्को मानता है कि दुनिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो उसे प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। कोई भी साइट इसमें शामिल हो सकती है अगर वो पहले से ही क्लासिफाइड लैंडमार्क है, उसकी कुछ कल्चरल या फिजिकल सिग्निफिकेंस है। भारत में वर्तमान में 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सबसे लेटेस्ट है गुजरात का धौलावीरा, जो कि एक हड़प्पन सिटी है। ये 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया की बनी। कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि सिक्किम में है, ये इंडिया की एकमात्र मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। रिविजन करते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, इस स्कीम के तहत ड्यूटी फ्री कैपिटल गुड का इंपोर्ट हो सकता है एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फॉलो करने के साथ साथ। दैट्स ट्रू। ऑरोरा ये हाई सदर्न लैटिट्यूड्स में ही अकर होते हैं, गलत है, केवल नहीं, ये नदर्न लैटिट्यूड्स में भी मिल जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ
पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, गलत है, इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। धौलावीरा जो कि गुजरात में है वो इंडिया की फर्स्ट और एकमात्र मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये तो शुद्ध रूप से गलत है, अभी हमने डिस्कस किया, दैट्स कंचनजंगा। आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। पीडीएफ मिल जाएगी ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे, जैसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी अवेल कर सकते हैं। वहां पे जाइए, पीडीएफ को डाउनलोड करिए और रिवीजन करना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।